हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइज। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया है आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पार्ट ए में कंप्लीट और पार्ट 2 के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट व यूनिट सेकंड का अध्ययन कर लिया है। और अब हम यूनिट थर्ड व फोर्थ को छोड़ करके सीधे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं क्या यूनिट किसकी, यूनिट 5 की। यानी यूनिट 5 के यहाँ आप कंटिन्यू चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि यूनिट 5 में क्या है। तो डियर गाइस, यूनिट 5 का विषय है कि सीसी जो है, यानी सीसी व्हाट इज़ सीसी और व्हाट सीसी इज नॉट। कह रहा है कि सीसी क्या है और सीसी क्या नहीं है। तो यानी सीसी को समझने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सीसी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? सीसी की। और सीसी ही भारत में कब आया? तो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2010 में। कब आया? 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू हुआ। तो कह रहे हैं कि सीसी जब भारत में पहली बार आया तो ये केवल कितने स्कूलों में लागू था? तो कह रहे हैं कि 7 विद्यालयों में लागू हुआ। यानी प्रथम टाइम जब सीसी आया तो ये 7 विद्यालय में लागू हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तक स्थितियाँ देखें तो सीबीएसई की जो विद्यालय हैं, सीबीएसई विद्यालय में यह 1 से 10वीं यानी फर्स्ट से 10th क्लास तक लागू है। जबकि आरबीएसई यानी आरबीएसई जो हैं, आरबीएसई की जो क्लासें हैं, स्कूल्स हैं, उनमें 1 से 5th यानी पहली से और 5th क्लास तक ये सीसी लागू है। इसको आगे हम समझते हैं। देखो सीसी कब आई? 1 अप्रैल 2010 को आई। प्रथम 7 विद्यालयों में लागू हुई। सीबीएसई के विद्यालयों में 1 से 10 तक लागू है। आरबीएसई में 1 से 5 तक लागू है। कह रहे कि अब बात ये समझनी है कि सीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कह रहे डियर गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पहले से यानी पूर्वजों के समय से कह देंगे या फिर हम ये कह देंगे कि हमारे एक प्राचीन समय से, लंबे समय से क्या चल रहा था, एक मूल्यांकन की जो पद्धति थी, सिस्टम जो था, जिसे हम कह सकते हैं आज के दिन में क्या, ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम। ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब क्या है? जो पारंपरिक मूल्यांकन की जो विधि थी, पारंपरिक मूल्यांकन की विधि से तात्पर्य यहाँ साथियों क्या है कि हमने देखा है सभी ने कि हमारे जो पहले का सिस्टम था गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हमारे टोटल ईयर में यानी फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट ईयर के अंदर हमारे 3 तो टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे और 2 ईयर हाफ ईयरली और ईयरली, इस प्रकार हमारे 3 टेस्ट और 2 पेपर हमारे लागू थे। और इस तरीके से क्या किया जाता था? हमारा मूल्यांकन किया जाता था। तो साथियों क्या हुआ कि जैसे ही एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 के साथ में हमारे पास में एक नीति क्या थी? आरटी 2009। यानी एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 जो हैं, ये जब 2 नीतियाँ, शिक्षा की नीतियाँ आई, इन शिक्षा की नीतियों के अंदर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो या इवैल्यूएशन का जो सिस्टम था, इसको बदलने पर जोर दिया गया। और उनका कहीं ना कहीं मानना था, आरटी का और एनसीएफ का मानना था कि हमारी शिक्षा को यदि और अधिक अच्छा बनाना है तो कहीं ना कहीं ये जो मूल्यांकन का जो वे है, तरीका जो है, इस सिस्टम को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। और उसके परिणाम स्वरूप आज भारत में जो लागू है मूल्यांकन का जो तरीका या मूल्यांकन की जो विधि है, उसे हम कहेंगे क्या? सीसी। यानी सीसी क्या हुई? अब तो बात करते हैं कि सीसी का हिंदी अर्थ देखें तो क्या हो गया? सतत और समग्र मूल्यांकन। सतत और समग्र मूल्यांकन, यानी इंग्लिश में लिखा कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में कहेंगे सतत और समग्र मूल्यांकन। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो विषय है, ये टॉपिक जो है आपके फर्स्ट ईयर में भी लागू है और सेकेंड ईयर में भी लागू है। फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक बताया जाता है और सेकेंड ईयर में इसको और अधिक खोल करके, स्पष्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है तो आप सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं समस्याओं से सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सीरियसली होकर के देखें, सुनें। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ साथियों हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, उस ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति ने क्या किया? एक नया जो वे है या एक नया जो सिस्टम है, किसका? करेक्ट इवैल्यूएशन का, उसे क्या किया गया? लागू किया गया। तो देखो डियर गाइस, जो प्राचीन जो या कहें कि ट्रेडिशनल जो इवैल्यूएशन सिस्टम जो था,
उसे क्या कर दिया गया, डिलिंक्ड कर दिया गया। डिलिंक्ड यानी उसे अब बंद कर दिया गया। विद्यालयों के अंदर जो प्रणाली थी 3 टेस्ट 2 एग्जाम, उस सिस्टम को अब क्या कर दिया गया, शिक्षा के मूल्यांकन के सिस्टम से उसे हटा दिया गया। आगे हम कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट के हम सिचुएशन देखें तो कह रहे हैं कि इस ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें क्या कमी थी। तो बात कर रहा है कि अंडर दिस सिस्टम यानी इसी सिस्टम के अधीन, यानी ये जो सिस्टम लागू था तो इस सिस्टम में क्या था कि व्हाट द स्टूडेंट्स डोंट नो, कह रहा है कि इसमें केवल यानी जो हमारे ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम जो है हमारा, उस ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम में केवल अध्यापक के द्वारा, वो भी केवल किसके द्वारा, एक टीचर के द्वारा, और केवल यही विद्यार्थी का टेस्ट किया जाता था कि विद्यार्थी क्या नहीं जानता है। यानी अध्यापक जो है टेस्ट लेता था तो अध्यापक केवल ये जानने के लिए टेस्ट लेता था या इस बात को जानने के लिए इवैल्यूएशन करता था कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा, बल्कि वो कभी भी ये बात जानने पर गौर नहीं करता था कि वी नेवर गेट टू नो, वो कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं करता था कि व्हाट दे डू नो। कह रहे कि यानी जो प्राचीन पद्धति थी, सिस्टम जो था किस चीज़ का, मूल्यांकन का, तो कह रहा है कि उसमें जो अध्यापक के द्वारा जो मूल्यांकन किया जा रहा था, उस मूल्यांकन की पद्धति में क्या था डियर गाइज, कि अध्यापक के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता था वो मूल्यांकन केवल इस आधार पर था कि विद्यार्थी ने क्या जाना, क्या नहीं जाना, जबकि वो जो टीचर है वो कभी ये जानने का प्रयत्न नहीं करते थे कि विद्यार्थी ने जाना क्या है। तो कह रहे हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी क्या थी, खामियां थी। और इसकी खामियों की अगर हम चर्चा करें तो देखो डियर गाइस, बात कर रहे हैं, कह रहे कि इसमें और क्या बात थी, कह रहे देयर इज नो स्कोप किसका, इसको मैंने होता है क्षेत्र या कहें कि अवसर, देयर इज नो स्कोप, इसका कोई अवसर नहीं था, कोई चांस नहीं था टू एसेज, आंकलन करने का, द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारी प्राचीन जो मूल्यांकन की जो विधि थी, प्राचीन मूल्यांकन का जो तरीका था, उस विधि में कभी भी एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व जो था, पर्सनैलिटी जो थी, व्यक्तित्व से मतलब है कि मैं ये कहता हूँ कि उसका समाज में क्या रोल है, विद्यालय कक्षा में क्या रोल है, विद्यार्थियों के बीच में क्या रोल है, उसका लिखने का तरीका क्या है, उसका खेल में क्या रुचि है, उसकी अन्य और जो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ में जो सह शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनमें उसका क्या रोल है, इस बात को जानने का कभी भी एक अध्यापक के द्वारा हमारी प्राचीन मूल्यांकन की पद्धति में प्रयास ही नहीं किया जाता था। कर ऑफ द स्टूडेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, होलिस्टिक होता है समग्र, होलिस्टिक क्या होगा, समग्र का मतलब क्या हो गएंगे, पूर्ण रूप से। यानी कह रहा है कि देखो बात को समझना, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमारी जो पहले की जो पद्धति थी, उस पद्धति में क्या होता था, हम जैसे एडमिशन लेते थे, उसके बाद में पहला टेस्ट हमारा अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट में हमारे टेस्ट लागू हुआ करते थे या लगते थे। और तो कह रहा है कि उस दौरान तक कि केवल टीचर के द्वारा एक टेस्ट लिया जाता था, और उस टेस्ट में भी टीचर का टारगेट केवल यही जानना होता था कि बच्चे ने क्या नहीं जाना, बल्कि वो कभी ये जानने की इच्छा नहीं करता था कि बच्चे ने जान क्या लिया। एक तो ये कमी थी। दूसरी बात, उस विद्यार्थी का जो आंकलन अच्छे और बुरे का या कहें कि उसके जो मार्क्स का जो आधार था, वो आधार क्या था, केवल पेपर पेंसिल के द्वारा, यानी पेपर में या कहीं टेस्ट में हैंडवर्क के रूप में, रिटर्न के रूप में उसने जो लिखा है वही उसका क्या है, मूल्यांकन का एक आधार है। कभी भी ये किसी ने नहीं जाना कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका समाज में रोल क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस बालक का एक समग्र मूल्यांकन कभी भी नहीं किया जाता था, केवल शैक्षणिक मूल्यांकन ही किया जाता था। और इस बात को ध्यान रखते हुए एक बात नज़र में आई या निकल करके आई कि बालक का हमें क्या करना चाहिए, समग्र विकास यानी समग्र मूल्यांकन करने पर जोर देना चाहिए। तो कह रहे कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारी जो सीसी है, सीसी बालक के केवल एक यानी सिंगल या एक वन साइड एस्पेक्ट के मूल्यांकन पर कभी जोर नहीं देती।
सीसी का मतलब है कि बालक का क्या किया जाए, समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब डियर गाइस हम आगे समझते हैं कि समग्र मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ देखो आप बात को समझना पहले। तो कह रहा है कि देखो पहले हमारे पास में ट्रेडिशनल सिस्टम जो था, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे पास में क्या था कि 3 तो क्या थे हमारे पास टेस्ट थे और 2 हमारे पास क्या थे, पेपर्स थे, यानी 2 पेपर्स और 3 टेस्ट। इस प्रकार से इनमें भी टीचर क्या करता था, केवल हमारे द्वारा नोटबुक में लिखा हुआ जो वे है या आंसर जो है उसके आधार पर ही हमारे टैलेंट की, हमारी गुणवत्ता का क्या कहता था, मापन किया जाता था, जो कि एनसीएफ 2005 व आरटी 2009 को ये बात स्वीकार्य नहीं हुई और इसके चलते हुए उन्होंने एक मूल्यांकन की नई विधि दी और उसको हमने कहा सीसी। तो अब देखो बात करते हैं। तो करें असेसमेंट इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब अविभाज्य, अविभाज्य जिसे त्यागा नहीं जा सकता, पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण करवाया जाना, विद्यार्थी के द्वारा उसको सीखा जाना यानी अधिगम किया जाना। यह जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जब तक क्या नहीं हो, असेसमेंट यानी एक मूल्यांकन नहीं किया जाए, तब तक कभी भी अध्यापक के द्वारा किए गए कार्य की और विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम पता लगाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब बात ये हुआ, मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें अगर यदि किसी को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है यानी हमें शिक्षण कराना है, अधिगम करना है किसी को, तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक ये जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो क्या है, तो कहेंगे असेसमेंट है यानी मूल्यांकन है, जिसे इंग्लिश में कहें तो एक इंटीग्रल पार्ट है यानी अविभाज्य है, इसे त्यागा नहीं जा सकता। आगे देखो, तो कह रहे हैं कि देखो बात कर रहे हैं कि सीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो कह रहे हैं देखो द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व ईच चाइल्ड डे टू डे। देखो यहाँ मैं एक बात कहूँगा आपको कि हमारे पास में सी और ई, इन सी में हमारे पास 2 सी हैं, तो यानी मैं फर्स्ट सी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सी का मतलब है कंटिन्यूस, फर्स्ट सी का मतलब क्या है, मैं आपके सामने कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, इस कंटिन्यूस सब को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो उसमें बात देखेंगे कंटिन्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस से तात्पर्य क्या है। तो देखो तो क्या करें, कर द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व, यानी इस फर्स्ट सीसी का जो कंटिन्यूस जो इसकी फुल फॉर्म है उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, इज यानी है टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी आकलन करना, जांच करना, ईच चाइल्ड, ईच यानी प्रत्येक यानी एक के एक चाइल्ड यानी बच्चे की डे टू डे बिहेवियर यानी दिन प्रतिदिन का जो व्यवहार है उनका, एंड लर्निंग असेस, लर्निंग ऐसे यानी उनके अधिगम का जो मूल्यांकन है, आंकलन जो है, इट एंड प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक। देखो बात क्या कर रहे हैं, यह बात को समझना। कह रहे कि सीसी का उद्देश्य क्या है, तो कह रहे कि सीसी का मतलब है कि एक बालक, एक विद्यार्थी जो है जिसने जिस दिन पहले दिन से विद्यालय में क्या लिया, एडमिशन लिया, उस दिन से डे टू डे, उस दिन से लेकर के और लास्ट उसका जो सेशन ख़त्म होता है उस दिन तक में क्या क्या उसका व्यवहार कैसा रहा, उसके अधिगम का जो तरीका क्या रहा, उस अधिगम का स्तर क्या रहा, उसने कितना सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा और उसने व्यवहार कैसे किया। कह रहे कि इन सभी को क्या करना, एकत्रित करना, इन सभी के ऊपर ध्यान रखना और ध्यान रखते हुए, निरंतर रूप से ध्यान रखते हुए उनका क्या करना, आंकलन करना, इट एंड प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, और इस रूप में क्या करना, एक रेगुलर यानी नियमित फीडबैक यानी उसका जो परिणाम है वो उपलब्ध कराना। बात को समझना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यानी देखो अब तक क्या था, यानी अब तक सिस्टम था कि एक टीचर स्टूडेंट पर गौर करता था या नहीं करता था, कोई इश्यू नहीं करता था उस चीज़ को। एक्चुअल में एक टीचर के लिए जब रिजल्ट निकालना है तो परिणाम के रूप में तो वो सिर्फ किसको देखेगा, 3 टेस्ट और 2 पेपर जो आपके लगे हैं उनमें आपके द्वारा अचीव किए गए, प्राप्त किए गए जो मार्क्स हैं,
केवल वह उनको देख करके ही आपका क्या बनाएगा, रिजल्ट बनाएगा। पर वो अब सिस्टम ख़त्म हो गया और इस बात को ध्यान रखते हुए अब स्थितियाँ क्या हो गई कि अब अध्यापक जो है विद्यार्थी का हर स्थिति में क्या करता है, आंकलन करता है, उसे नंबर देता है। यानी किस रूप में, यानी सबसे पहले उसके व्यवहार को देखेगा वो, यानी उसका व्यवहार कैसा है, अध्यापकों के साथ में कैसा है, बाहरी व्यक्ति के साथ में कैसा है, परिचित व्यक्ति के साथ में कैसा है और अपरिचित व्यक्ति के साथ में कैसा है, साथ ही साथ अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो कह रहे कि एक ये बात रही उसके व्यवहार की, यानी उसका व्यक्तित्व इसमें आ गया। दूसरी बात कह रहा है कि उसके सीखने के तरीके का, यानी वो सीख कैसा रहा है, कैसे रहा है और कितना सीख रहा है। इन सब का अध्यापक बिना किसी प्रकार के पेपर पेंसिल के टेस्ट के वो क्या करेगा, उसको अपनी नज़रों में देखते हुए उसका आंकलन करेगा। सबसे बड़ी बात एक और इसमें ये निकल के आती है कि यहाँ कंटिन्यूअस यानी निरंतर जो यहाँ मूल्यांकन की बात हो रही है, उस मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि एक अध्यापक उस बच्चे के पूरे दिन क्या करेगा, पीछे पीछे घूमता रहेगा। नहीं, इसका ये कतई मतलब नहीं है। यहाँ मूल्यांकन में सहायता कौन करेगा, उसके परिवार के सदस्य भी करेंगे। उस अध्यापक के जो अन्य जो साथी वहाँ अध्यापक हैं, साथी अध्यापक जो हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे। साथ में उसके जो अन्य कक्षा साथी हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी जैसे आपने कई बार देखा होगा कि समाज के लोग मिलते हैं अध्यापक को, अध्यापक कभी समाज में जाता है, परिवार के लोगों से मिलता है और कहता है कि बच्चा कैसा है, तो किसी ने कहा कि बच्चा बड़ा ही शानदार है, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे रहता है, सबका सम्मान करता है। इसका मतलब उसका आंकलन हो गया, यानी वो एक अच्छे पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। यही बात इसी प्रकार का पॉजिटिव फीडबैक आपको कहाँ से मिलता है, साथियों में और अन्य अध्यापकों के द्वारा। तो वो बच्चा अगर यदि अब पेपर टेस्ट में, यानी पेपर के जो रिटन टेस्ट में अगर वो अच्छे नंबर नहीं लाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल कर दिया जाएगा। यानी उसे इस प्रकार के जो बाहरी जो अधिगम के अतिरिक्त, यानी विद्यालय से बाहर जो उसने व्यवहार किया, उस व्यवहार का उसका क्या किया गया है, यहाँ पर अध्ययन किया गया, उसका आंकलन किया गया है। तो कह रहे हैं कि ये तो बिहेवियर की बात होगी। और लर्निंग असेस, अब वो सीख कितना रहा है, उसने किस प्रकार से जवाब देता है, वो एक क्वेश्चन का जवाब कैसे देता है, क्वेश्चन कैसे करता है, कमेंट कैसे करता है, प्रश्न कैसे पूछता है विद्यार्थी टीचर से, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या कहता है, उसका निरंतर रूप से हर बात को ध्यान रखते हुए उसका आंकलन किया जाता है। तो कह रहे हैं कि ये बात चल रही है हमारी किसकी, कॉन्टिन्यूस की। यानी कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि हर हाल में उसका क्या चल रहा है, मूल्यांकन चल रहा है। कहने तात्पर्य ये है कि आपको अब हर हाल में क्या रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अध्यापक के पास में मेरे प्रति गलत या नेगेटिव फीडबैक जाए और उसका परिणाम मुझे सत्र के अंत में देखने को मिले। आगे देखो, कह रहे कि एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कवर्स ए मच वाइडर डोमेन। अब देखो बात कह रहे हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब यहाँ क्या है, तो कह रहे ऑन गोइंग प्रोसेस यानी जो निरंतर रूप से लगातार जो आपका क्या किया जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा, दैट कवर्स ए मच वाइडर डोमेन। तो कह रहे हैं कि डोमेन का होता है क्षेत्र, कह रहे हैं कि इसमें एक व्यापक अति व्यापक क्षेत्र आता है। अति व्यापक क्षेत्र कहने का अवस्था क्यों पड़ी, क्योंकि अब से पहले भी यानी प्राचीन विधियों में, प्राचीन सिस्टम में भी क्या था कि बालक का आंकलन तो किया जा रहा था, पर वो आंकलन केवल किस पर था, टेस्ट या एग्ज़ाम के आधार पर आंकलन किया जा रहा था और बाकी और पूरे ईयर उस पर कोई नोटिस नहीं किया जाता। उसका खेल में कितनी रुचि है, उसके डांस में कितनी रुचि है, उसकी कला में कितनी रुचि है और अन्य किसी प्रकार का उसका कितना इंटरेस्ट है और अन्य गतिविधियों में, यानी जिसे मैं कहता हूँ शैक्षणिक और शैक्षणिक, तो कह रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये कह रहा है कि आज वर्तमान में एक बालक का जो आंकलन किया जाता है वो निरंतर रूप से ऑन गोइंग, वो हमेशा जारी रहता है। तो कह रहे हैं कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो कह रहे देखो उस व्यापक क्षेत्र में क्या क्या वो बातें हैं जो आती हैं। तो कह रहे व्हेन एवर, जब कभी भी, ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो है, रिस्पॉन्स यानी जवाब देता है टू ए क्वेश्चन, यानी देखो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बात को भी गौर किया जाता है कि एक विद्यार्थी जो है वो अपने अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का किस रूप में, किस भी तरीके से, कितने एक बेस्ट वे में या कितने अच्छे वे में क्या देता है, एक अध्यापक को वह जवाब देता है। तो साथियों, यानी
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब जो अध्यापक है वो उस समय भी आपका टारगेट तो सिर्फ क्या है, टीचर को आंसर देना, बल्कि टीचर जो है आपके आंसर को देने के तरीके पर भी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि आप डरे हुए हैं, रटा हुआ है, या आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में हैं, किस प्रकार से किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उस अध्यापक को जवाब दे रहे हैं। साथ में कह रहा है कि ओपर्स ए कमेंट। ओपर्स ए कमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ वाइडर डोमेन को बता रहा हूँ मैं कि विस्तृत क्षेत्र क्या है। तो कह रहा है कि एक तो क्या हो गया, अध्यापक के द्वारा जब बालक को क्या किया गया, क्वेश्चन किया गया, तो उसने आंसर देते समय भी उस बालक का क्या किया, आंकलन किया, किस रूप में, आंसर देने के तरीके का। फिर कह रहा है कि ऑफर से कमेंट। ऑफर से कमेंट यानी जब मान लो कि अध्यापक ने कोई बात कही, उस बात के ऊपर उस विद्यार्थी ने अपना एक ओपिनियन रखा, एक अपनी टिप्पणी की, तो कह रहा है कि टिप्पणी करने का आधार क्या है, किस रूप में टिप्पणी की, उसकी जो की गई टिप्पणी जो है उसके द्वारा कही गई जो बात है वास्तव में कितनी कामगार है, वो कितनी उसके अन्य साथियों के लिए उपयोगी है, वो यहाँ भी उसका आंकलन हो रहा है। फिर कह रहा है और ट्राइज आउट ए न्यू वर्ड, या फिर एक नए शब्द को कहने का, बोलने का वो प्रयास कर रहा है, और अथवा एक नई संरचना, नया शब्द या एक नई संरचना। तो कह रहा है कि ये भी एक देखने का विषय है, नोटिस करने का विषय है कि एक विद्यार्थी जो है किस प्रकार से एक नए शब्द या एक नई संरचना को तैयार करने का या अपनाने का प्रयास कर रहा है, या फिर एक विद्यार्थी केवल रटे रटाए शब्दों पर ही चल रहा है या एक नए तरीके को अपना रहा है। तो कह रहा है कि इस वे में भी आज के समय में यानी सीसी के अंतर्गत क्या हो रहा है, उस बालक का हर स्थिति में क्या हो रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। और कह रहे हैं देखो इन सब स्थितियों में टीचर क्या करता है, द टीचर सबकॉन्शियसली, सबको यानी अवचेतन रूप में, अवचेतन रूप का मतलब है कि विद्यार्थी को मालूम भी नहीं चलता कि टीचर का मेरे ऊपर क्या है, पूरा ध्यान है। यानी पूरा ध्यान का मतलब है कि टीचर मेरे द्वारा की जाने वाली गतिविधियों क्या कर रहा है, देख रहा है, इस बात का बालक को पता भी नहीं होता, और टीचर क्या कर रहा होता है, उस बालक का इस रूप से निरंतर रूप से क्या करता है, उसका अध्ययन कर रहा होता है, उसका आंकलन कर रहा होता है। मेक्स एन असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, और इस प्रकार से एक बालक का जो परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन जो है उसका क्या कहता है, असेसमेंट यानी उसका आंकलन किया जाता है। तो साथियों आगे हम इसको अध्ययन करेंगे। या आज के लिए यहीं तक आपके लिए पर्याप्त है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सीसी का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे मिस ना करें। आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और इस टॉपिक को इतना महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपके रीट एग्ज़ाम में, यानी आप फ्यूचर में जब टीचर बनना चाहेंगे, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, मे बी आप सीटेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो आपके सीसी टॉपिक का उसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हर एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक पर आप बिल्कुल भी क्या नहीं करें, लापरवाही नहीं करें। आगे हम निरंतर रूप से अध्ययन करेंगे डियर गाइज। धन्यवाद, मिलते हैं कल आपके शेष बचे हुए टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद साथियों।